गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखिएगा, चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आज फिनिश होंगी इस वीडियो में। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, इस चीज़ को समझ लिया आप लोगों ने। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके बाद लास्ट है स्टूडेंट, यूजेस क्या है, मेटल्स की यूजेस कहाँ पर करते हैं और नॉन मेटल्स की यूजेस कहाँ पर करते हैं। और यहाँ से मेटल्स की यूजेस और नॉन मेटल्स की यूजेस फिनिश होने के बाद हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा इसका वो फिनिश हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 का। तो कहीं ना कहीं से देखिएगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी यूजेस हम बता सकते हैं, है ना। आप लोग जैसे बात करोगे आयरन का यूज़ कहाँ करते हैं, आयरन एक मेटल है, या कहें एल्यूमिनियम एक बायर्स के रूप में यूज़ होता है, और एल्यूमिनियम बायर्स के रूप में होता है, कॉपर भी बायर्स के रूप में होता है। ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। जिंक कहाँ यूज़ होता है, मेटल्स है ना जिंक। तो जिंक को आप लोग जानते हो, जिंक की गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी कि जिंक की कोडिंग की जाती है स्टूडेंट। कोडिंग का मतलब जैसे आयरन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक की कोडिंग कर देते हैं। मतलब ऊपर से जिंक को लगा दिया जाता है, उस पर लेप कर दिया जाता है, तो जो आयरन होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। और भी इसकी बहुत सारी यूजेस हैं। जिस तरीके से मेटल की यूजेस हैं उसी तरीके से नॉन मेटल्स की बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है। नॉन मेटल्स में जैसे हम बात कर लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सबसे बड़ा यूजेस तो यही है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसके बिना रह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड यूजेस की बात करें, सेकंड नॉन मेटल हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड बनाने में इसका यूज़ करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, सारे के सारे यूजेस में दोहरा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेजिटेबल घी को वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना, यानी कि जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को नाम देते हैं हाइड्रोजनेशन। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात करता हूँ यूजेस ऑफ मेटल्स की। समझ लेते हैं मेटल्स की यूजेस क्या है। फर्स्ट नंबर में लिखा है यूजेस में, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं उनका यूज़ कहाँ पर करते हैं, वायर्स के रूप में, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कैरी करता है, करंट को कैरी करता है। नेक्स्ट सेकंड है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल फैक्ट्री इक्विपमेंट। यानी कि हाउस होल्ड आपने देखे होंगे, कुछ घर में इस तरीके से कॉपर और एल्यूमिनियम के कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए जाते हैं जिनको हम घर की यूजेस में यूज़ कर लेते हैं, है ना। और कुछ फैक्ट्रीज में इनके जो यूटेंसिल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं फैक्ट्रीज में भी। थर्ड यूजेस है इसका स्टूडेंट, आयरन इज यूज्ड टू द कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ अमोनिया गैस बाय हैवर प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाले यूजेस को इंपॉर्टेंट करेंगे। हमने क्या बोला, आयरन इज यूज्ड टू कैटलिस्ट। आयरन जो होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है। आयरन मतलब Fe, कैटलिस्ट का काम करता है। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट, उस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे कैटलिस्ट के बारे में। देखिएगा यहाँ पर लिखा है ना कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी कि कोई रिएक्शन स्टूडेंट इतनी स्लो रिएक्शन होती है कि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो उस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, थर्ड यूजेस, आयरन इज यूज्ड टू मेक कैटलिस्ट। आयरन है, यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। इसमें आयरन का जो यूज़ होगा वो कैटलिस्ट का होगा। इन द प्रोसेस ऑफ, इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बाय द हैवर प्रोसेस। हैवर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया गैस को हम प्रिपेयर करते हैं। तो अमोनिया गैस किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, N2 + H2 = NH3। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितने H2 हैं, यहाँ पर H3 है, तो 2N2 2NH3, ठीक है, 3 2 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3H2। ये हमारी वो हैवर प्रोसेस होती है, N2 + 3H2। यहाँ पर N2 + 3H2 =
2NH3। ये अमोनिया बनी है, ये अमोनिया गैस है ना, अमोनिया गैस है ये। तो अमोनिया गैस बन गई है। अब अमोनिया गैस किस प्रोसेस से बनी, यहाँ पर हैवर प्रोसेस से। स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये जो अमोनिया बनी है हैवर प्रोसेस के थ्रू, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन में हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। कैटालिस्ट बोले आयरन का यूज करते हैं। कैटालिस्ट यूज किया है, कैटालिस्ट का काम क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। तो इस जगह पे ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, लेकिन कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब किसी भी फॉर्म में इस तरीके से प्रोडक्ट में नहीं निकलेगा। उसको हम प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे तो वहां पर प्रोडक्ट हमारा 2NH3 यानी कि अमोनिया ही फॉर्म होगा। लेकिन जो यहाँ पर कैटालिस्ट होगा वो उस रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है कैटालिस्ट। क्लियर है बात? तो कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करे, वो कैटालिस्ट कहलाते हैं। 4 नंबर देख लेते हैं। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। मैंने डिस्कस किया ना पहले, जो हमारा जिंक होता है उसको हम गैल्वेनाइजेशन के यूज में लाते हैं, और आयरन जो होता है वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ना, आयरन क्या होता है, जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, धीरे 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 वो कहीं ना कहीं से करोड होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे करोड होता चला जाएगा, एट लास्ट एकदम पूरी तरीके से करोड हो जाता है और आयरन किसी काम का नहीं बचता है वो, है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट है द लिक्विड मेटल मरकरी। लिक्विड मेटल की बात कर रहे हैं। द लिक्विड मेटल मरकरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर। सबको पता है ना, थर्मोमीटर बनाने में किसका यूज करते हैं? लिक्विड मरकरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेड मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज। जो लेड होता है हमारा, लेड मेटल है, लेड लिखा है, लेड मेटल है, उसका हम यूज करते हैं कार बैटरीज को बनाने में। चलिएगा कुछ इसके और इम्पोर्टेंट यूजेस होंगे, उसको आप देख सकते हो। जैसे सोडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, ये सारे के सारे स्पीसीज होती है जो प्रोजेक्ट करते हैं। अब एक भी एक इंपॉर्टेंट यूजेस, इसको भी सुन लेंगे थोड़ा। जर्कोनियम मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील। बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील, ठीक है ना। एलॉय का मतलब होता है मिश्र करना, मतलब कहीं ना कहीं से 2-3-4 चीजों को मिलाना, वो एलॉय कहलाता है। तो जर्कोनियम का इसमें यूज करते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी यूजेस हैं, आप पढ़ सकते हो उनको। नेक्स्ट देख लेते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स की यूजेस भी समझ लेते हैं। तो नॉन मेटल की यूजेस, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी। अब ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है, एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, इसमें वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि लिक्विड जो होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड बोल सकते हैं या हम सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। तो लिक्विड होगा वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस कहलाती है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट यूज इसका है नॉन मेटल का, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होती है। तो याद रखो, वेजिटेबल ऑयल का वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होना, या कह सकते हैं लिक्विड का सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होना, वो कहलाती है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, है ना। हाइड्रोजन का यूज कहां पर करते हैं? अमोनिया को बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है रॉकेट फ्यूल, है ना, रॉकेट फ्यूल में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। देखो नाइट्रोजन भी यूज है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दे गिव्स 2NH3। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स नाइट्रिक एसिड और अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन का यूज करते हैं। और इसका नाइट्रोजन का एक यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन जो गैस का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल रहती है ना। N2 जो गैस फेस में रहता है वो क्या करता है, जो हमारा ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज को कुछ दिनों तक उसको सेफ रख सकता है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूँ HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है। तो सल्फर का यूज कहाँ करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में। नेक्स्ट, कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, एक कैथोड एक एनोड। तो कार्बन के इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं। तो कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड ड्राई सेल्स। आपने देखे होंगे जो बैटरीज में सेल लगते हैं वो ड्राई सेल्स, वो किसके यूज करते हैं? वो कार्बन को यूज करते हैं। आप अगर उसको फोड़ें तो उसमें कार्बन निकलता है। ये तो इंपॉर्टेंट यूज थे कुछ हमारे नॉन मेटल्स के और कुछ मेटल्स के इंपॉर्टेंट यूज थे। अब यहाँ से स्टूडेंट हमारा फर्स्ट यूनिट यानी कि फर्स्ट टॉपिक यहाँ से फिनिश होता है चैप्टर नंबर 3 का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आयंस। आयंस क्या है उस चीज़ को समझते हैं हम, क्या आयंस होते हैं। ये प्रीवियस क्लास में भी आयंस के बारे में डिस्कस किया होगा और कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़ के भी आ रहे होंगे कि आयंस क्या होते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने और नोट करते जाइएगा मेरे साथ। नोट करना बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ से आयंस। आयंस क्या होते हैं स्टूडेंट? एन आयन स्टूडेंट आयंस को समझेंगे। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज, एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। इलेक्ट्रिकली चार्ज जो एटम होगा वो आयंस कहलाएंगे। तो लिख सकते हैं एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। आयन की डेफिनेशन, एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। अब जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसकी डेफिनेशन के आगे भी बढ़ा सकते हैं। एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द, जो आयन किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं? एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। So it contains unequal number of electrons and protons, समझिएगा इसकी डेफिनेशन को। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। जो आयन होगा एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम होगा। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब या तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा, उस पर नेगेटिवली चार्ज होगा। एन आयन इज फॉर्म्ड बाई, आयन कब फॉर्म्ड होता है? एन आयन इज फॉर्म्ड बाई द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या लूज करे, या इलेक्ट्रॉन का क्या करे? गेन करे। गेन का मतलब एक्सेप्ट और लूज का मतलब डोनेट। या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तभी वो क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम बनेगा। लॉस और ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, सो इट कंटेन्स अनइक्वल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जब अगर कोई एक एटम, देखो जितने भी एटम्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है? सारे के सारे एटम एक न्यूट्रल एटम है। अगर एक न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनइक्वल हो जाते हैं।
जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल हो जाएंगे तो क्या हमारा वो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम कहलाने लगेगा, है ना। अभी इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे सपोज मैं बात करूं सोडियम की एग्जाम्पल में, सोडियम है, ये सोडियम एटम है अभी। अब सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अगर इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन से और अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या बन जाएगा वो Na पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास से चला गया यहां से, तो अगर इसको कंपेयर करें हम, देखिएगा फॉर्मेशन भी करेंगे इसको हम, अभी फॉर्मेशन सीखेंगे। यहां -1 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं ऊपर। अब इसका हम थोड़ा सा फॉर्मेशन समझ लेते हैं। एटॉमिक नंबर 11 है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होंगे। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन होंगे 11। ये कैसे नेगेटिव चार्ज रहते हैं। इसके बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, तो प्रोटॉन कितने होंगे, ये भी 11 होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर इसको देखा जाए ओवरऑल निकालते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसका ओवरऑल निकालते हैं, ओवरऑल क्या निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज कितना निकलेगा, 0। इसका ओवरऑल चार्ज 0 निकला। इस तरफ चेक कर लेते हैं। अब यहां पर एक पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन चल गया है, तो जितने पॉजिटिव हो जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से घट जाते हैं, जितने पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसको देखो, इस पर पॉजिटिवली चार्ज बने तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें 10 होंगे, जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। और देखिएगा प्रोटॉन, तो ज्यों कितने रहते हैं इसमें, प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अगर इसको कंपेयर कराते हैं तो 1 पॉजिटिव आएगा प्लस का 1 चार्ज आएगा, तो अनइक्वल, यही बात तो कही उसने, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो यहां पर अनइक्वल क्या हो गए, वो इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल हो गए, तो उस पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज आ जाएगा। ये होते हैं हमारे स्टूडेंट आयंस। देयर आर 2 टाइप्स आयंस। नंबर फर्स्ट कैटायन, नंबर सेकंड एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं। कैटायंस जिन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है वो कैटायंस कहलाते हैं। कैटायंस जिन पर पॉजिटिवली चार्ज हो वो कैटायंस कहलाते हैं। एनायंस नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड एनायन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज जिस पर होगा वो एनायन, पॉजिटिवली चार्ज जिस पर होगा वो कैटायन। तो कैटायन और एनायन क्लियर है, इनकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो जैसे अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन, अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। और इसको क्या लिख सकते हैं, एनायन को, अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज एन आयन। ठीक है, और एक कैटायन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, और भी लिख सकते हैं आप Ca डबल पॉजिटिव, K पॉजिटिव। नेगेटिव आयंस का, एनायंस के एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, Cl नेगेटिव, O डबल नेगेटिव, N ट्रिपल नेगेटिव, है ना। ये नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे। चलिएगा, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और एनायन, किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। एक फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर ही बना के बताऊंगा किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होगा। ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।